नमस्कार। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 10 के एजेंडे का। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बरेली की खबर से करेंगे, जहां बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का दौरा है। थोड़ी देर में बरेली पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे संगठनात्मक बैठक में लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही 5:40 पर ट्रेन से लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो आज बेहद खास ये दौरा रहने वाला है भूपेंद्र सिंह चौधरी का। और आपको बता दें, इसके साथ ही पश्चिम दौरे पर इस वक्त सरकार और संगठन दोनों ही है। और आज बरेली पहुंचेंगे भूपेंद्र सिंह चौधरी, जहां पर संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद यह भी की जा रही है कि पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली जा रहे हैं, तो एक बड़ा कार्यक्रम होगा। स्वागत की तैयारियां भी बेहद खास होंगी, क्योंकि प्रदेश के चौधरी जिनके हाथों में पार्टी की कमान है, वो पहुंच रहे हैं पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद। बेहद खास ये दौरा रहने वाला है और हर कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। तो वहीं शाम को लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। ट्रेन से उनकी वापसी है। और देखिए, लगातार ये कोशिश और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह चौधरी जनता से जुड़े हुए हैं और उनके और जनता के बीच दूरी कम है। तभी ट्रेन से आने जाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। लोगों से खुद बातचीत करते हैं और साथ ही साथ इस दौरान उनके साथ कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी भी मौजूद होंगे, जो बरेली दौरे में उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो लगातार जब से प्रदेश की कमान भूपेंद्र सिंह चौधरी के हाथों में आई है, एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, एक के बाद एक क्षेत्रों में जा रहे हैं। और देखिए, शुरुआत पश्चिम से की गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बीजेपी अपनी कमान और मजबूत करना चाहती है। बीजेपी उस किले को और मजबूत करना चाहती है, ताकि आगे आने वाले 2024 चुनाव और उससे पहले आने वाले निकाय चुनाव में अपनी धाक जमा सके। दस के एजेंडे में अब बात करेंगे सीएम योगी के रामपुर दौरे की। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर दौरे पर हैं। सुबह 11:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर 72.55 करोड़ की 22 परियोजनाओं की सौगात देंगे। पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ शिशु गृह का निरीक्षण और लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। तो रामपुर में जनसभा को भी संबोधित करने का सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है। कल से ही पश्चिम यूपी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है और आज इस दौरे का दूसरा दिन है। कल मुरादाबाद और बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर थे और देखिए, रात्रि में बिजनौर में ही रुके और थोड़ी ही देर में रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासों का करेंगे निरीक्षण। है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम जहां होना है, उस स्थल पर ये वो पंडाल है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। इस वक्त न्यूज़ वन इंडिया आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जो कि आप सुबह सुबह सवेरे सवेरे देखना चाहते हो।
कि यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संदेश देंगे रामपुर को और प्रदेश को, और कई सारी योजनाओं के लगभग 22 परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। यही वो मंच होगा जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। रामपुर के अंदर आज वो कई सौगातें देते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त पंडाल खाली है, सुबह का वक्त है, क्योंकि अभी जो है वो सिर्फ सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मी मौजूद हैं। पंडाल को और बेहतर तरीके से सजाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता हैं पंडाल को सजाने वाले वो भी लगे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंच है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मंच को और नज़दीक से दिखा दें, और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हर तरफ जो है वो सिर्फ सफाई और इसका ख्याल रखा जा रहा है कि किस तरह से आने वाले वीआईपी को यहाँ पे एंटरटेन किया जाए, यहाँ बैठाया जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा पंडाल सज रहा है, और सजने के साथ ही साथ स्पेशल फोर्स ये है रामपुर पुलिस, जिसको ड्रेस कोड के साथ मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगाया गया है। ड्रेस कोड आप देख सकते हैं कितना सुंदर ड्रेस कोड है। ये रामपुर पुलिस है जो आज सुरक्षा करती नजर आएगी अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ की। ये वो सुरक्षा कर्मी हैं। ये देख सकते हैं पंडाल को पूरी तरह से सजा दिया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है मंच। और इसी मंच पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहीं से संदेश देंगे, लोकार्पण और घोषणाएं करेंगे। यहीं पे वो यहाँ लोगों को संबोधित करने के बाद रामपुर को सौगातें देंगे। न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएगा और बताएगा कि किस तरह से प्रदेश के मुखिया यहाँ घोषणाएं करेंगे और क्या संबोधन होगा। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। तो रामपुर रिटर्न, और देखिए उपचुनाव जीतने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार जा रहे हैं रामपुर, और बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है। तो रविवार को यानी कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर दौरे पर है। तो रामपुर उपचुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंच रहे हैं। तो करीब 70 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर वासियों को। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामपुर से फहीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट और तस्वीर ले लेते हैं। फहीम, आपने वो तस्वीर दिखाई किस तरीके से पंडाल सज चुका है, स्टेज सज चुका है, और इंतजार है सिर्फ प्रदेश के मुखिया का। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि ये पंडाल सच के तैयार हो चुका है अपने उस चाहने वाले के लिए, अपने प्रिय मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए। और लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, जो उनको सुनना चाहते हैं, वो पंडाल की ओर आ रहे हैं और बैठ रहे हैं। इस वक्त बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। एक मेरे साइड में आप अभी उस तरफ पे कैमरा लेके जाऊं तो देखेंगी कि अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर पुलिस अधीक्षक खुद पसीना बहा रहे हैं। एक एक पॉइंट पर सभी पुलिस कर्मियों को खुद लगा रहे हैं। आज ये दृश्य देखते ही बनता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला सुरक्षा में कहीं चूक होने देना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारा कैमरा वहां चल जाए जहां कोई चूक हो सुरक्षा की, तो इसलिए वो खुद लगे हुए हैं। मैं देख सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं कि जो इस टाइम पंडाल है, ये इस पंडाल में जो कार्यकर्ता हैं, जो वो आने वाले लोगों का स्वागत करेंगे, वो अपनी जगह और अपना स्थान ले चुके हैं। और रामपुर पुलिस आज ड्रेस कोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के आगमन से जिस तरह से लोगों की तैयारियां थी, जैसे प्रशासन पूरी तरह से तैयार था, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे, पुलिस अधीक्षक खुद एक एक चीज को बारीकी से देख रहे थे। तो उसको लेके ड्रोन से भी, यहाँ मैंने देखा है कि ड्रोन से ऊपर से भी ये तीसरी नजर से इस पे सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जा रही थी, और इसकी मॉनिटरिंग भी बाकायदा कैमरे में कैद की जा रही है। तो रामपुर का जो नजारा है इस वक्त वो देखते ही बनता है, क्योंकि रामपुर इंतजार कर रहा है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। 72 करोड़ से कहीं ज्यादा की सौगात आज प्रदेश के मुखिया रामपुर को देने जा रहे हैं, और रामपुर के अंदर बहुत खास होने वाला है। इसके अलावा भी
बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्रदेश के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलती हैं या चुनिंदा जगह पे होंगी। हेल्थ एटीएम की मैं बात करूं तो उसमें 35 जांचें लोगों की फ्री हुआ करेंगी। एक बूंद खून का दीजिए, ब्लड का सैंपल, और उसमें 35 जांचें निकल के बाहर आएंगी, वो भी 2-4 मिनट के अंदर। तो ऐसे तोहफे, ऐसे आधुनिक उपकरण रामपुर को मिलने जा रहे हैं आज। तो रामपुर बिल्कुल चूंकि फहीम, और देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। और इसके साथ ही देखिए कई बड़ी सौगातें रामपुर को मिलने जा रही है। फहीम, रामपुर को जिस तरह अगर देखा जाए, अगर बात की जाए पहले की, तो अक्सर यही कहा जाता था कि रामपुर से विकास कोसों दूर है, अभी तक विकास का जो रास्ता है वो रामपुर की ओर नहीं जा रहा है। लेकिन अब जब ये परियोजनाएं वहां पर पहुंच रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इन परियोजनाओं का आज लोगों को, रामपुर वासियों को इसका तोहफा देंगे, तो उन रामपुर वासियों का क्या कुछ कहना है, कितने उत्साहित हैं इस रिटर्न गिफ्ट से? देखिए, अगर आप रामपुर वासियों की भाषा सुनना चाहती हैं तो मैं लोगों के बीच बैठा हूं, लोगों के बीच खड़ा हूं, मैं लोगों से आपकी बात करा सकता हूं। लेकिन जहां तक सौगातों की बात है तो रामपुर वासी आज खुश हैं, और रामपुर वासियों ने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की बात को सराहा है। लोकसभा का सॉरी जो लोकसभा का उपचुनाव था, जी उपचुनाव में बिलासपुर में जो जनसभा थी, जनसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई घोषणाएं की थी, जिनमें घोषणाओं की अगर मैं बात करूं तो लालपुर पुल जो कि अभी नहीं बना है, जो कि एक आजादी से पहले के बसे हुए कंबोज लोग जो मिलखानम थाना क्षेत्र में पीपली वन को काटने के बाद बसे थे, जो रामपुर नवाब ने बसाए थे, उनको स्थायी करने की बात कर रहे थे, तो वो भी अभी घोषणा पूरी नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक खुद देख सकते हैं मेरे पीछे, पुलिस अधीक्षक एक एक पॉइंट को यहाँ पे मैं एक नजर दिखा देता हूँ। पुलिस अधीक्षक एक एक पॉइंट पर खुद जाकर पसीना बहाकर ड्यूटी लगा रहे हैं। आप देख सकती हैं मेरे पीछे, ये नजारा है रामपुर पुलिस का, कोई भी चूक होने देना नहीं चाहते पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक कुमार शुक्ला। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुरक्षा के इंतजामात में कहीं भी कोई कमी नहीं होने देना चाहते पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला और इसके अलावा बाकी अधिकारी, तो वो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत नजारा है। अब मैं बात कर रहा था घोषणाओं की, तो घोषणाएं तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, बस वो आज एक पूरी हो रही है, और वो घोषणा थी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद धन्यवाद देने का और 72 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का। तो वो आज होने जा रहा है। रामपुर की जनता ने उनकी बात को सराहा और लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ी जीत उनको दी, और जीत देने के बाद आज योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंच रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखो ऋतु, क्योंकि नगर निकाय चुनाव जो बहुत ज्यादा नजदीक है, इसके बाद 24 का लोकसभा आम चुनाव वो बहुत ज्यादा नजदीक है। इसकी पूरी तैयारी संगठन से लेकर सरकार कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो आज पश्चिम दौरे पर है, उन्होंने उससे पहले चौधरी साहब को चौधरी बनाया है उत्तर प्रदेश का, और उनका जो फोकस है वो खास तौर से पश्चिम पर है, वेस्ट पर है, ताकि वेस्ट जो है वो खिसके ना। क्योंकि अभी जो प्रयोग हुआ था वो प्रयोग कहीं दोबारा से सफलता की ओर समाजवादी पार्टी ना ले जाए, उसको रोकने के लिए चौधरी साहब को चौधरी बनाना, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जाना, ये कहीं ना कहीं समीकरण साधने की एक कोशिश है। क्योंकि जिस मंडल में खड़ा हूं, ये जो मंडल है, ये मंडल मुरादाबाद है, इसमें भाजपा हमेशा कमजोर रही है, और भाजपा कोशिश में रही है कि हम समाजवादी पार्टी से इन चीजों को वापस ले ले, लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला। ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का, ये और देखिए गढ़ है। पश्चिम को इसीलिए अगर कहा जाता है कि अगर आपने पश्चिम जीता ना तो उत्तर प्रदेश जीत लिया, और इसीलिए शायद बीजेपी अपने उस किले को मजबूत करने में लगा है, उस पक्ष को मजबूत करने में लगा है कि जिस तरीके से एक रामपुर उदाहरण है कि रामपुर में जीत हुई है तो आगे वाले आने वाले चुनावों पर भी हम जीत हासिल कर सकते हैं, और इसी जीत के लिए लगातार कोशिश बीजेपी कर रही है, चाहे वो संगठन हो या फिर सरकार हो। आपको फहीम रोकना चाहूंगे, इस बीच पौधारोपण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। आपको वो ट्वीट भी दिखा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो पौधारोपण के दौरान उन्होंने किया है। देखिए, जब भी किसी क्षेत्र में जाते हैं पौधारोपण जरूर करते हैं, और इसका संदेश भी हर जनता को देने की कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि वातावरण को शुद्ध किया जा सके और एक अच्छा वातावरण प्रदेश को दिया जा सके। और देखिए, यही ट्वीट उन्होंने किया है, और ट्वीट के माध्यम से
लोगों से अपील भी की है और तस्वीर भी साझा की है। फहीम, कुछ घंटे बचे हुए हैं, महज कुछ घंटों बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे वहां पर। देखिए, जब उपचुनाव में जीत हुई थी, उस दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर आए थे। अब जब जीत हासिल हो गई है, उसके बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर जा रहे हैं। कितना अंतर देखने को मिलेगा वहां की जनता में सीएम योगी आदित्यनाथ में? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए मैं अगर आप अंतर की बात समझना चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जी। इसका अंदाजा आप ट्विटर पे उनके फॉलोवर से ही लगा सकती हैं, हम्म। जो कि आज 21 मिलियन को पार कर चुका है। जी। उनके जो फॉलोवर हैं 21 मिलियन को पार कर चुके हैं और रामपुर के अंदर जहां कभी एक पंडाल लगा करता था, आज 3 पंडाल यहाँ लगे हैं। आप समझ सकती हैं कि लोगों के आने का क्या इंतजाम है। जी। और इंतजामात की अगर मैं बात करूं तो 300 बसें पूरे जिले के अंदर लगी हुई हैं, जो लोगों को आसानी से लाकर और उनके घर तक छोड़ेंगी। और इसके अलावा जो प्राइवेट वाहन होंगे वो अलग होंगे। तो टारगेट जो है वो जी। 3 गुना ज्यादा है। अब जो पहले हुआ करता था एक पंडाल का, आज 3 पंडाल है। जो 100 बसें हुआ करती थी, आज 300 बसें हैं। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने बिल्कुल, पंडाल और पे यही पहुंचने कोशिश का। है कि रामपुर का हर एक व्यक्ति, हर एक जनता इस पूरे मौके पर मौजूद रहे, इसकी गवाही करे। और देखिए, इसीलिए इतनी बसों को लगाया गया और इतना भव्य पंडाल सजाया गया है। और देखिए, अब पंडाल और स्टेज, अब इंतजार कर रहा है प्रदेश के मुखिया का। स्टेज तो सज चुका है, लेकिन अब मंच को इंतजार है कि कब सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस कार्यक्रम के माध्यम से रामपुर वासियों को इतनी बड़ी परियोजना की सौगात देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम, आप लगातार नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, यूपी पुलिस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। स्थानीय डीजीपी के पैनल के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो अगले हफ्ते केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान कर रहे हैं काम। तो 3.5 महीने से कार्यवाहक के तौर पर वो काम कर रहे हैं। तो स्थायी डीजीपी के पैनल के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो अगले हफ्ते केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। अभी जो डीजीपी मौजूद है वो कार्यवाहक के तौर पर है। डीएस चौहान काम कर रहे हैं कार्यवाहक के तौर पर। तो 3.5 महीने से कार्यवाहक के तौर पर उनका कामकाज चल रहा है, लेकिन स्थायी तौर पर डीजीपी का पैनल कौन होगा डीजीपी, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो अगले हफ्ते केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो जल्द ही स्थायी तौर पर हम डीजीपी देख सकते हैं। अभी कार्यवाहक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। 3.5 महीने से कार्यवाहक के तौर पर कार्य चल रहा है। तो यूपी पुलिस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, स्थायी डीजीपी को लेकर देखिए अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, निश्चित तौर से 3.5 महीने के ज़्यादा का वक्त हो गया है जब कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे डीएस चौहान ने पदभार संभाला था। आपको बता दें कि इसके पहले जो मुकुल गोयल थे उनको हटा दिया गया था और उसके बाद से एक स्थायी डीजीपी की मांग की जाती, स्थायी डीजीपी के लिए देखा जाता। पर उस समय डीएस चौहान के रूप पे कार्यवाहक डीजीपी का चयन करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनको अभी बैठाया जाता है। अब माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा प्रदेश है और इस तरह से बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती है। वहाँ पे स्थायी डीजीपी की जो नियुक्ति होती है वो 3 महीने के अंदर हो जानी चाहिए और इसको 3.5 महीने का ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो एक बार फिर से पैनल्स को नाम भेजे जाएंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, होम मिनिस्ट्री, उसको वहाँ पे पैनल से नाम भेजे जाएंगे और माना जाए उसके बाद जो एक स्थायी डीजीपी है वो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस को एक स्थायी डीजीपी के रूप में मिल सकता है। तमाम नामों पर पहले से चर्चा चली, उसमें खुद डीएस चौहान का भी नाम है। उसके बाद आनंद कुमार जो कि डीजी जेल हैं उनका भी नाम चला है और 82-83 बैच के जितने भी आईपीएस हैं जो सीनियर लेवल के हैं उनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। तो माना जा रहा है करीब 4 से 5 नामों का एक पैनल का नाम भेजा जाएगा, जिसके ऊपर अंतिम मोहर लगने के बाद
बहुत जल्दी अब उत्तर प्रदेश पुलिस को एक स्थायी डीजीपी मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि 3 महीने का समय होता है और 3.5 महीने के ज़्यादा समय हो चुका है और माना जा रहा है कि अब जो अगले हफ्ते इस पैनल के नाम यहाँ से भेजे जाएंगे, उसके बाद बहुत जल्दी इस पर मुहर लग के और उत्तर प्रदेश की जनता को और उत्तर प्रदेश पुलिस को एक स्थायी डीजीपी का नया चेहरा कोई देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल मनीष, देखिए 1 हफ्ते बाद पैनल को ये पूरा भेजा जाएगा प्रस्ताव। क्या लगता है कितना वक्त और लगेगा उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी को आने में, स्थायी तौर पर आने में, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त है और लगातार कड़े निर्देश भी देते रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर किसे चुना जा सकता है? कई नाम जरूर आगे चल रहे होंगे, लेकिन किस तरह से ये निर्णय लिया जाएगा और कितना वक्त और लगेगा? देखिए, निश्चित तौर से अगले हफ्ते की अगर बात करें तो जो आने वाला कल से अगर बात करेंगे, सोमवार से बात करेंगे, तो इसी हफ्ते में ये पैनल्स को नाम भेज दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस हफ्ते के लास्ट तक या 15 सितंबर के पहले पहले आप उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी मिल सकता है। कई नामों पे चल रही है, पर जो इस समय के कार्यवाही डीजीपी हैं डीएस चौहान, इनको काफ़ी करीब बनाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इनके ऊपर भरोसा भी जताया था जिस समय मुकुल गोयल को हटाया गया था उत्तर प्रदेश के डीजीपी के पद से, उसके बाद डीएस चौहान को जिस तरह से कार्यवाही डीजीपी बनाया गया था, इनका नाम सबसे ऊपर चला है। आनंद कुमार जो कि डीजी जेल हैं, उनका भी नाम इस समय चर्चाओं में है कि वो भी वरिष्ठ आईपीएस के रूप में आते हैं। उनका भी प्रशासनिक करियर बड़ा अच्छा रहा है, तो उनका भी नाम काफ़ी दिनों से चर्चा पे है। और तमाम प्रतिनिधि जो दिल्ली पे हैं उनके नामों की चर्चा चली, तो माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की जनता को नया डीजीपी मिल जाएगा। पर जो 2 नाम सबसे आगे चले वो डीएस चौहान और आनंद कुमार के नामों की चर्चा है कि ये 2 नाम सबसे ऊपर और सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की रेस में। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रदेश संगठन को मजबूत करने का मंथन है। खाली पड़े निगम और बोर्डों में समायोजन की तैयारी है। दिसंबर तक नहीं बदलेगी प्रदेश बीजेपी की टीम, तो सरकार और संगठन में जिम्मेदारी संभालने वाले होंगे मुक्त। तो 2-2 जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारियों की जगह नई तैनाती निकाय चुनाव में। बीजेपी नहीं देगी परिजनों को टिकट, मंत्री सांसद विधायक के परिजनों को नहीं मिलेगा टिकट, ये भी साफ कह दिया गया है। तो कई चीजें साफ करते हुए संगठन और सरकार नजर आ रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए लगातार उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक पद एक व्यक्ति को दिया जाता है, ये सिद्धांत है, और इसी को लेकर जिसके पास भी 2 जिम्मेदारियां हैं उसको कहीं ना कहीं अब बांट दिया जाएगा, नई तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात की जाए, उन्होंने अपने दौरे में यह साफ कह दिया था कि किसी भी परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी की बात करेंगे, आप कांग्रेस की बात करेंगे, हमेशा से परिवारवाद को लेकर उनको घेरते हुए कहीं ना कहीं नजर आए, उसी का खिलाफत करती नजर आई है भारतीय जनता पार्टी। नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है और निश्चित तौर से लगातार वो दौरे पे हैं, लगातार संगठन के कार्यों में लगे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी उन्होंने शुरुआत की थी, पूर्वांचल पे भी गए हैं, इस समय फिर से वो रामपुर के आज दौरे पर रहेंगे। तो लगातार आप देखेंगे जिस तरीके से जो उनका दौरे हैं, जिस तरीके से वो संगठन को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। और जिस तरीके से संगठन में बदलाव की बात की जाती है, उसमें ये माना जाता कि जिन लोगों के पास जो पहले संगठन में थे अब सरकार में मंत्री के रूप में है, चाहे वो प्रदेश उपाध्यक्ष हो चाहे महामंत्री हो, एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी में, उनको उस पद से हटाया जाएगा और उन्हीं पदों को अभी सृजन किया जाएगा। क्योंकि नवंबर लास्ट या दिसंबर में निकाय के चुनाव आने वाले हैं, तो उसके पहले कोई ज़्यादा संगठन के तौर पर संगठनात्मक कोई चेंजेस आपको देखने को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेंगे। हाँ, जो पद खाली पड़े हैं उनको आप जरूर रिप्लेसमेंट होते देख सकते हैं, जिस हिसाब से चाहे वो किसी चेयरमैनी का पद हो, चाहे किसी संगठन के जो पदाधिकारी उनका जो पद खाली होगा उनको जरूर आपको मिलेगा। पर ड्रास्टिक चीज, बड़ा बदलाव आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में, जिसके कयास लगाए जाते हैं कि माना जाता है कि 10 सितंबर के बाद से जब प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहेंगे, प्रवास पर रहेंगे, और उसके बाद संगठन के जो बदलाव हैं उनकी रूपरेखा तैयार करते हुए नजर आ सकते हैं। जब मैंने खुद उनसे, जब वो नवनियुक्त होकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए थे, मैंने उनसे खुद बात की थी, ये भी बात की थी क्या संगठन में आप बदलाव
देखने को मिल सकते हैं। तो उन्होंने साफ न्यूज़ वन इंडिया से बोला था कि अभी जो टीम है वो स्वतंत्र सिंह की टीम है और मुझे स्वतंत्र सिंह का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसको पूरा करना है, इसलिए मैं टीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। उनके जी। जो दायित्व हैं वो कैसे निर्वाह करें इस पे जरूर नजर रहेगी। जो पद के जो एक पद एक व्यक्तिगत सिद्धांत है उससे जो पद रिक्त हुए हैं उनको जरूर भरा जाएगा और साथ ही साथ जितने भी निकाय चुनाव के लिए अभी इंपॉर्टेंस है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, चुनाव में कैसे लगना है, चुनाव की क्या रणनीति है, उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं भूपेंद्र चौधरी, ना कि संगठन में बदलाव के। तो निश्चित तौर से रणनीति साफ है, मिशन साफ है कि मिशन 2024 के पहले एक सेमीफाइनल की तरह देखा जाएगा, क्योंकि निकाय चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ग्रास रूट लेवल के चुनाव माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसको देखती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2022 के चुनाव में जिस तरह से पूर्वांचल में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं डेंट उनको मिला था, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि भूपेंद्र चौधरी की जो नई टीम है जो पद रिक्त होंगे, क्योंकि उसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो पूर्वांचल से आते हैं, तो क्या पूर्वांचल को एक बार फिर से महत्व मिलेगा, क्योंकि पश्चिमांचल से दो बड़े चेहरे आपके संगठन में आ चुके हैं, आपके संगठन महामंत्री धर्मपाल वहां से आते हैं, खुद भूपेंद्र चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष वहां से आते हैं। पूर्वांचल की तरफ खाली सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से बचते, तो क्या प्रदेश के संगठन में पूर्वांचल को कितनी अहमियत दी जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि 2014 का जो पूरा था 73 सीटें लेके जब भारतीय जनता पार्टी को मिली थी उत्तर प्रदेश से, वही चुनौती रहेगी कि क्या वैसे ही कुछ करिश्मा कर सकते हैं भूपेंद्र चौधरी और उनकी टीम, क्योंकि 80 में से 80 का दावा किया है, 80 में से 80 का वादा किया है, पर चुनौतियां बहुत होंगी और असल में इतना आसान नहीं होगा ये उत्तर प्रदेश की जो 2024 का रण है उसको जीतना। इसलिए रण को जीतने के लिए रणनीति बनानी है, उसमें ज्यादा फोकस करेंगे, ना कि संगठन में चेंज करते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र चौधरी जी।